34 साल बाद देश में नई शिक्षा नीति का आना और नई शिक्षा नीति के साथ ही भारतीय शिक्षा बोर्ड का गठन होना संयोग भी हो सकता है और देश की एक रणनीति भी। इसी के साथ देश के शिक्षा मंत्री आदरणीय धर्मेंद्र जी प्रधान का ये वाक्य जो वायरल हो रहा है कि मोदी जी ने कहा कि हमने एक बोर्ड का गठन किया, ऐसा काम बाबा जी को दिया है, सरकारी औपचारिकता में हो सकता है हम इस उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाए पर पतंजलि इसको आगे बढ़ाए, ये इस बोर्ड की महत्व दर्शा देते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर अनिल शर्मा। आज हम इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए भारतीय शिक्षा बोर्ड के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर एनपी सिंह जी, और यदि मैं सामान्य भाषा में कहूं तो इस पूरी रणनीति, पूरी कल्पना को साकार करने पे स्वामी जी और आचार्य जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले आदरणीय डॉक्टर एनपी सिंह जी हमारे साथ हैं। प्रणाम सर आपको। प्रणाम अनिल जी। स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। सर, मैंने आपके बारे में कुछ अध्ययन किया तो देखा आप गरीब बच्चों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हैं और प्रशासनिक अधिकारी रहने के दौरान भी आपकी अप्रोच बहुत पॉजिटिव रही। तो कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में क्या मैं ये समझूं कि भारतीय शिक्षा बोर्ड को धरातल पर लाने के लिए कुछ इसी रणनीति पे काम हो रहा है? देखिए, जैसा आपने भी अपने शुरुआती परिचयात्मक संबोधन में कहा कि भारतीय शिक्षा बोर्ड भारत सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति की जो रणनीति है उसको सही संदर्भों में व्यापक रूप से क्रियान्वित करने के लिए एक प्रयोग के तौर पर कह सकते हैं कि एक नया बोर्ड खड़ा किया। क्योंकि सीबीएसई तो थी, लेकिन एक नया बोर्ड, चूंकि एक नया उद्देश्य से कार्य करना था और हर संगठन का एक मानस होता है। अगर 100 वर्ष पूर्व की जो भी संस्थाएं हैं उनका अपना एक इंस्टीट्यूशनल माइंड हो जाता है। इसलिए नया नवोन्मेष के साथ नया बोर्ड खड़ा हो, इसलिए बोर्ड भारत सरकार ने बनाया। और ये संयोग नहीं है बल्कि एक रणनीति रही है, क्योंकि परम पूज्य स्वामी रामदेव जी ने निरंतर 2010 से आवाज उठाई है कि भारत में शिक्षा भारत के गर्व से होनी चाहिए, नकलची बनाने वाली शिक्षा नहीं होनी चाहिए। हमें उपभोक्ता पाश्चात्य विचारों का, पाश्चात्य उत्पादों का नहीं होना चाहिए। उसी को एक साकार रूप नई शिक्षा नीति में भी मिला और उसी को क्रियान्वित करने के लिए भारतीय शिक्षा बोर्ड आया। तो स्वाभाविक रूप से अनिल जी, जो आपका प्रश्न है कि 146 करोड़ लोगों के मानस में अगर हम भारत बोध को स्थापित नहीं कर पाए तो हम इस उद्देश्य को पूर्ति में असफल होंगे। तो स्वाभाविक रूप से उसमें 80% भारत में लोग ऐसे आर्थिक और सामाजिक पृष्ठभूमि के हैं जहां तक शिक्षा को गुणवत्ता परक ढंग से पहुंचाना तो दूर की बात है, शिक्षा पहुंचाना ही बहुत बड़ी चुनौती है। तो इसलिए भारतीय शिक्षा बोर्ड के पास 2 समानांतर चुनौतियां हैं। एक है शिक्षा को आदिवासियों, ग्राम्यांचलों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तक पहुंचाना भी, और साथ ही आधुनिक शिक्षा के समस्त ज्ञान संपदा के साथ साथ अपने भारत की पूरी सांस्कृतिक यात्रा और ज्ञान परंपरा से जोड़ते हुए शिक्षा व्यवस्था देना, ये 2 बड़ी समानांतर चुनौतियां जिस पर बोर्ड काम कर रहा है। तो आधुनिक शिक्षा और भारतीय परंपरा ज्ञान शिक्षा का तालमेल इस तरह किया गया है, तो मैं ये जानना चाहूंगा इसमें बच्चों पे अतिरिक्त बर्डन तो नहीं होगा कहीं? बर्डन इसलिए नहीं होगा क्योंकि देखिए, चाहे वो आप ज्ञात इतिहास का देखें, सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन से लेके आज तक, तो मनुष्य की समस्याएं कुछ तो कॉमन होती हैं और कुछ युग के अनुरूप यूनिक होती हैं। तो अगर आप देखेंगे तो कॉमननेस जो है वो ज्यादा मिलेगी आपको। जैसे व्यक्ति का स्वस्थ होना, व्यक्ति के अंदर वैचारिक स्वतंत्रता होना, समाज में एक समरूपता होना, एकता होना, इक्वलिटी होना, वैचारिक रूप से डिस्क्रिमिनेशन से अभेद की दृष्टि होना, विभेदकारी दृष्टि न होना, ये सब तो सामान्य कॉमन है। किसी भी समाज में इसकी आवश्यकता मनुष्य की संवेदना ने अनुभव किया। लाइवलीहुड जो है वो बदलता है,
जो जीविकोपार्जन के साधन बदल हैं जाता वो है। धीरे धीरे मिनरल्स की खोज के साथ या नए टेक्नोलॉजी के साथ बदला। तो आवश्यकताओं ने टेक्नोलॉजी को लाया, टेक्नोलॉजी ने फिर आवश्यकताओं को भी प्रभावित किया। कल्चर, फिलॉसफी ने कल्चर को दिया, कल्चर ने टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी ने फिर कल्चर को प्रभावित किया। तो एक इंटरप्ले बिटवीन इकोनॉमी एंड इकोलॉजी एंड कल्चर, फिलॉसफी, इकोलॉजी और इकोनॉमी, इसके बीच में एक इंटरप्ले चलता रहता है, खेल चलता रहता है, जिसकी वजह से कि ये सारी चीजें सिस्टम बदलते हैं। तो इसलिए अगर हम इस ज्ञान परंपरा को, प्रत्येक बच्चे के मन में होगा कि आज अगर ये सैटेलाइट है, आज अगर ये न्यूक्लियर रिएक्टर है, तो क्या हमारे पूर्वजों ने इस समस्या का समाधान कैसे किया होगा, उन्होंने कैसे कृषि उत्पादन किया होगा, उन्होंने कैसे अपने को स्वस्थ रखा होगा, उन्होंने कैसे समाज में गवर्नेंस मॉडल रखा होगा, उन्होंने कैसे अपने जीविकोपार्जन के साधन तलाशे होंगे, उन्होंने कैसे भौगोलिक क्षेत्र विशेष में अपने जीवन को जीने के लिए समायोजित किया होगा क्लाइमेट के साथ, जलवायु के साथ। तो ये ज्ञान परंपराएं कोई ऐसी एब्स्ट्रैक्ट नहीं है कि आज की ज्ञान परंपरा अलग है, उसकी अलग है। उसी दिशा में एक अगला संस्करण है। संस्करण। तो जब हम इस रूप में गुथा हुआ पढ़ाएंगे तो बच्चे को और आनंद आएगा, बोझ नहीं बोध होगा। बोझ नहीं बोध होगा, बहुत अच्छा शब्द यूज किया आपने, बोझ नहीं बोध होगा। तो सीबीएसई और आईसीएसई वगैरह की जो अप्रोच है नेशनल बोर्ड्स की या स्टेट बोर्ड्स की बच्चों की तरफ टुवर्ड्स पेरेंट्स और टीचिंग, पेडागोजी, सब में, इसमें आपकी सोच, भारतीय बोर्ड की सोच में कोई अंतर होगा? देखिए, कुछ मूलभूत सोच तो नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क का है, जो उम्मीद करता हूं कि सारे ही बोर्ड उसको मानेंगे। लेकिन भारतीय शिक्षा बोर्ड अकेला ऐसा बोर्ड है जिसका जन्म ही हुआ है भारतीय ज्ञान परंपरा का समन्वय करना। आज अनिल जी, आप राजस्थान स्कूल शिक्षा परिवार के प्रदेश अध्यक्ष हैं और अनेक प्रांतों के शैक्षणिक संगठनों से जुड़े हुए हैं और आपको शिक्षा के बहुत ही एक गहराई से और व्यापकता से आपको जानकारी है जी। आपने देखा होगा कि सबसे बड़ा संकट जो आज लोगों के सामने है, एक तो संस्कार का, टूटते परिवार, टूटते मूल्य, टूटती रिश्तों की एक दरकती हुई दीवार। एक ऐसी स्थिति हो गई है कि प्रत्येक व्यक्ति ये देख रहा है कि लोग, बच्चे अच्छे इकोनॉमिक पैकेज तो हो रहे हैं, मनुष्य नहीं रह जाए, मनुष्य नहीं रह रहे, और रिश्ते की जो एक सौंदर्य होता था, मिठास होती थी, वो खत्म सा हो रहा है, स्पंदन होता तो वो खत्म हो रहा है। तो सबसे बड़ी चिंता ये है। दूसरी चिंता ये है कि मटेरियल प्रॉस्पेरिटी, भौतिक संपदा की दौड़ में व्यक्ति राष्ट्र, समाज और प्रकृति के साथ अत्याचार करने में चूक नहीं रहा है। और सबसे बड़ा संकट जो भारत का है 1835 के इंडियन एजुकेशन एक्ट के बाद, कि हमने नेतृत्व की हमारी जो एक मेधा थी वो समाप्त हो गई। 1835 का एजुकेशन एक्ट ने ऐसा विषाक्त वातावरण पैदा किया कि हमें नौकरी करने में आनंद आता है, नेतृत्व का आनंद नहीं होता। और कोई भी समाज, अनिल भाई, जब तक युगानुरूप नए ज्ञान सृजन की संभावनाओं में दक्ष नहीं होता, इतिहास नया नहीं बना सकता। कोई भी नकलची, कोई भी दास प्रवृत्ति, औपनिवेशिक प्रवृत्ति का शिकार होना, वैचारिक गुलामी में रहने वाला समाज कभी भी उत्कर्ष की दिशा में नहीं बढ़ सकता। तो हमारी जो पेडागोजी है उसका मूल बिंदु ये है कि बच्चा विज्ञान, समाज विज्ञान, लिटरेचर 21वीं सदी के कौशल के अनुरूप दक्ष हो, लेकिन उस दक्षताओं का उपयोग करने के लिए जो उसके अंदर मूल्यबोध होना चाहिए, जो वैल्यूज होने चाहिए, वो भारत की आत्मा से अनुप्राणित हो और भारतीय संस्कार से अनुप्राणित हो, ताकि भारत जैसे अभी तक सनातन रूप से अनेक झंझावातों के बावजूद भी एक स्थायित्व में है, निरंतर प्रवहमान है, तो हम 21वीं सदी के झोंकों को भी हम इस तरह से सकारात्मक रूप से सहन करते हुए और उसमें हम एक विश्व में नेतृत्व करने की दक्षता ला सके। पेडागोजिकल अप्रोच पूरा हमारा इस पर केंद्रित है। दृष्टि भारतीय, दक्षता वैश्विक। बिल्कुल, अगर मैं सिंपल शब्दों में, बिल्कुल आपने सही समझा।
अब ये बोर्ड ऐसा तो नहीं कि केवल जैसे कुछ लोगों का ये रहता है कि भाई हिंदू दर्शन कोई पढ़ा रहा हो या कहीं हिंदू आइडियोलॉजी की तरफ ले जा रहा हो, ऐसा कुछ है या कॉमन है? देखिए, पहले तो किसी भी एक रिलीजियस फेथ बिलीफ सिस्टम से न कभी भारत रहा है और न भारत जैसा सशक्त सांस्कृतिक राष्ट्र रह सकता है। हाँ, भारत की एक बहुत बड़ी एक एकत्व की बात है, वो है सनातन की मूल स्थापना। सनातन की जो दृष्टि है ना, वो दृष्टि यही है कि विभिन्न वैचारिक मान्यताओं के मध्य एकत्व को तलाशना। हाँ, वो तो आनो भद्राः कृतो यन्तु विश्वतः, लेट द नोबल थॉट्स कम फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस। तो इसमें तो फिर धार्मिक बात तो खत्म ही होगी। हाँ, मतलब ही नहीं है कहीं कहीं। एक रिलीजियस फेथ की बात लोग पता नहीं क्यों किसके दिमाग में ये है। हम जब भारत की बात कर रहे हैं अनिल भाई, हम जब भारत की ज्ञान परंपरा की बात कर रहे हैं, भारत को एक सशक्त राष्ट्र की बात कर रहे हैं, हाँ, तो फिर इन चीजों का और स्थान भारत नहीं को विश्व के मार्गदर्शी राष्ट्र के रूप में स्थापना की बात कर रहे हैं, होता। हाँ, तो फिर इन चीजों का तो स्थान किसी नहीं एक फेथ सिस्टम के लिए कहाँ स्थान होगा? होता। ना, ये नहीं हो सकता। अब मैं पाठ्यक्रमों पे कुछ सवाल पूछना चाहूंगा आपसे। भारतीय शिक्षा बोर्ड का जो पाठ्यक्रम है वो बाकी बोर्डों के समान होगा या इनसे अलग होगा, या नई शिक्षा नीति के किस तरह होगा? नई शिक्षा नीति और नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2022-23 दोनों के पूर्णतः अनुकूल इसलिए होगा हाँ। कि उसमें जो दक्षताएं निर्धारित हैं बहुत सोच विचार के की गई हैं, और बाद की प्रतियोगी परीक्षाओं में चाहे जेई हो, नीट हो, सिविल सर्विसेज हो, अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उनके प्रश्नों को की संरचना भी इन्हीं दक्षताओं की परिधि के अंतर्गत से ही होगा। तो हम बच्चों को दक्षता तो वही रखेंगे जो एनसीएफ की है, लेकिन दृष्टि रखेंगे भारतीय सांस्कृतिक गर्व से उभरी हुई। जो पेरेंट्स का आमतौर पर इस तरह के सवाल होते हैं, हमारा बच्चा कंपटीशन दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा, तो वो तो सीधा 101% वो अधिक समर्थ होगा जब अभिभावक हमारी पुस्तकें देखेंगे, मुख्य रूप से विज्ञान और समाज विज्ञान की, तो उनके सारे भी जो संशय के बादल हैं हमारे पुस्तक के ज्ञान प्रकाश से तिरोहित हो जाएंगे। अब इसमें एक चीज और आती है सर, बेसिकली बच्चे कोचिंग की तरफ भाग रहे हैं, अवसाद का शिकार हो रहा है। इस सब को लेके भी भारतीय शिक्षा बोर्ड ने कोई प्लान बनाया है? देखिए, बहुत बड़ा कैंसर हो गया है, और मैं अगर सारे भारत में चूंकि दौरे करके देख रहा हूँ, 108 स्थलों पर हमने 400-400, 500-500 शिक्षाविदों के साथ वार्ता की, अभिभावकों के साथ वार्ता की। कोचिंग और स्कूल दोनों का कोई तालमेल ही कोई नहीं है। तालमेल नहीं। बोर्ड हो गए हैं रिडंडेंट, बोर्ड का सर्टिफिकेट कोई मतलब ही नहीं है। अगर आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो सीयूईटी एग्जाम देना है, या किसी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम देना है, जेई नीट में जाना है तो एंट्रेंस देना है। तो आपका 100% है कि कितना परसेंट है कोई मायने नहीं रख रहा है। क्यों? इसलिए कि बोर्ड ने बहुत बड़ी गलतियां की कि नंबर बांटने का एक बहुत बड़ा सा, जैसे लग रहा था कि उदारता का एक अथाह समुद्र बना दिया। बांटो रेवड़ियों की तरह, पुस्तक में से अध्यायों को भी कम करते जाओ परीक्षा के लिए, पाठ्यक्रम भी कम कर रहे हैं, पाठ्यक्रम कम करते जाओ, पाठ्य सामग्री कम करते जाओ। इससे स्थिति खराब हुई है। हम एनसीएफ को 100% कॉम्पिटेंसी को केंद्र में रखेंगे, और परीक्षा पुस्तकों भी की रचना ऐसी कर रहे हैं कि हमें कोचिंग में जाने के लिए बच्चों को जरूरत न पड़े। हम ऐसी एक बहुत बढ़िया एक जिसको कहते हैं संतुलन रखेंगे कि बच्चा कोई फेल भी ना हो, क्योंकि उसके अंदर सेंस ऑफ फेलियर ना है। तो 70-75% पाने के लिए एक सामान्य बच्चा भी, मध्यम बच्चा भी कर ले, लेकिन उसके ऊपर की अगर अंकों की सीढ़ी आगे बढ़नी है तो हमारे पुस्तकों के एक्सटेंडेड लर्निंग, उसमें प्रश्न अभ्यास इस तरह के होंगे लगभग 25%, कि उसको करने के बाद, और हमारे प्रश्न पत्र भी ऐसे होंगे बोर्ड एग्जाम के कि उसको करने के बाद अगर कोई बच्चा हमारे यहाँ 90-95% पाता है तो उसकी परसेंटाइल भी इसी के आसपास हो, क्योंकि बोर्ड को हमें रेलिवेंट बनाना है, प्रासंगिक बनाना है, महत्वपूर्ण बनाना है। और बच्चों पर पुस्तकों का और कोचिंग का बोझ की बजाय
हम जो एक सहज प्रवाह है शिक्षा का, उसी के अंदर ही समाहित करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए हमने प्रोफेसर एस.सी. वर्मा को साइंस पुस्तकों की कमेटी का चेयरमैन बनाया, जिन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स लिखी है। सारे दर्शक भी जानते होंगे उनको, कि एक बहुत ही एक साइंस में जाना पद्मश्री मिला है उनको इसी बात के लिए। कंपटीशन में पढ़ते ही उनको है बेसिकली, अगर उनका किताबों में शायद ही अनिल भाई कोई IITian ऐसा हो जो कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स उनको लेता है, पढ़े भी ना हुआ हो, तो वो हमारी पुस्तकों को इसीलिए फ्रेम कर रहे हैं, संरचना कर रहे हैं। एक दर्शक ये भी जानना चाहेंगे सर कि प्रत्येक अभिभावक का एक सपना होता है कि मेरा बच्चा छोटा मोटा रोजगार तो करे, यानी असफल नहीं हो। बड़ा तो बनाना सब चाहते हैं, पर अगर उसकी प्रतिभा नहीं भी है तो कुछ करे। इसको लेके भी बोर्ड का कुछ है क्या? क्योंकि आमतौर पर और बोर्डों में ऐसा नहीं है। नहीं, बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि यदि हम हर व्यक्ति तो नौकरी नहीं पा सकता, और वैसे भी राष्ट्र उन्नत तभी करता है जब उद्यमिता को बढ़ावा मिले, और प्रत्येक बच्चा इंटरमीडिएट के बाद पढ़ता भी नहीं है, इतनी संस्थाएं नहीं है या आर्थिक स्थिति नहीं है। तो हम इसमें कोशिश कर रहे हैं कि छठी से ही श्रम के प्रति महत्ता, क्राफ्ट के प्रति महत्ता, दक्षता के प्रति महत्ता, स्किल के प्रति महत्व, इसको बढ़ावा देने के लिए, संवेदितकरण करने के लिए, एक सेंसिटाइजेशन के लिए हम छठी, सातवीं, आठवीं में कोर्स बना रहे हैं। और स्टेट वाइज भी क्राफ्ट को स्टेट में उस तरह की पुस्तकें भेज रहे हैं। साथ ही नाइलेट जो आपकी एक यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी हो गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्नोलॉजी की, उसके साथ हमारा MU है। और NSQ के जो कोर्सेज हैं, जिसमें निर्धारित है कि इतना लेवल तक ज्ञान प्राप्त होने पर इस स्तर की नौकरी मिलेगी, उसके अनुरूप हमने 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं में स्किल के बहुत सारे कोर्सेज, यहाँ तक कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आजकल, साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंस जो आजकल प्रचलित है, और उसी में आजकल GST अकाउंटेंसी जो आजकल बहुत ही पॉपुलर डिमांड है हर स्तर पर, उससे प्रशिक्षण कराने के लिए हम ऐसा प्रयास प्रारंभ कर दिए हैं, प्रोविजन नहीं, प्रारंभ कर दिए हैं अपने विद्यालयों में, कि वो 10वीं तक भी अगर कोर्स करेंगे तो एक लेवल का जॉब पाएंगे, 12वीं तक कर लेंगे तो एक स्तर का एम्प्लॉयमेंट पाएंगे, और अगर करने के बाद वो अपना एक समूह बना के अगर एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहेंगे तो कंपनी खोल के चला सकते हैं। तो मैं इसको रोजगार वाला बोर्ड कह सकता हूं अगर मैं सामान्य भाषा में, कि जो 2 सर्टिफिकेट भी देगा और रोजगार भी दे सकेगा। हाँ, रोजगार क्या, मैं एक लाइन में कहिए ना, अगर उद्यमिता का बोर्ड कह सकता हूँ। यानी बच्चा बेरोजगार तो नहीं रहेगा। जो शिक्षा के बारे में एक आम कहावत है कि डिग्री लेके क्या करेगा, तो कम से कम भारतीय शिक्षा बोर्ड का विद्यार्थी इस तरह का तो नहीं होगा। बिल्कुल ऐसा हम नहीं करेंगे तो बच्चों के साथ अन्याय है। ये बोर्ड की मान्यता समकक्षता को लेके तो कोई सवाल नहीं होगा, या कुछ है लोगों के? कोई सवाल नहीं है, आमतौर पर इस तरह के नहीं है। तो कुछ लोग एक हंस के सवाल करते हैं, थोड़ा सा आता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि सरकार बदले तो बोर्ड बंद हो जाए, ऐसा कोई सवाल? ऐसा है, ये वो लोग हैं जिनका दिमाग राजनीतिक रूप से विषाक्त है। उनको ये समझना चाहिए कि जब भारत का संविधान बना तो कौन सी पार्टी सरकार में थी, और जो पार्टी आज सरकार में है वो बार बार कहती है ना कि संविधान नहीं बदलेंगे, संविधान सर्वोपरि है। तो उनको ये समझना चाहिए, उन मित्रों को जिनके मन में प्रश्न है, ये बोर्ड किसी सोसाइटी ने नहीं बनाया है, ये बोर्ड भारत सरकार ने बनाया है, और एक विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए बनाया है। और पहले भी बोर्ड चल रहे हैं, प्राइवेट बोर्ड भी चल और दूसरी बात अनिल भाई, जब बोर्ड, भारतीय शिक्षा बोर्ड भारत की आकांक्षाओं के स्वर का प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो भारतीय जनमानस की जो आकांक्षा है कि कैसी शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए भारत में, भारत बोध के साथ शिक्षा होनी चाहिए, उसका प्रतिनिधित्व कर रहा है, और किसी के साथ कोई भेद नहीं कर रहा है। तो फिर वो दिक्कत भी नहीं है। तो इस बोर्ड के साथ किसी को, अन्य को परेशानी भी क्या? मैं जाते जाते एक सवाल करना चाहूंगा, आपके पास सबसे बड़े आइकॉन है जो वाकई में प्रैक्टिकल में उनकी छाप दिखाई देगी पूज्य स्वामी जी की, आचार्य जी की इसमें? देखिए, परम पूज्य स्वामी जी और आचार्य जी इस देश में गुरुकुलीय परंपरा से पढ़ के, और IIM, IIT से पढ़े हुए लोग, मेडिकल साइंसेस के बड़े बड़े संस्थानों से पढ़े हुए लोग, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज से पढ़े हुए लोग, जो बिजनेस मॉड्यूल में पढ़ के आए, उन सबके से ऊपर चिकित्सा क्षेत्र में, शिक्षा क्षेत्र में,
अध्यात्म के क्षेत्र में, योग के क्षेत्र में, स्वदेशी उद्यमिता के क्षेत्र में और सबसे बड़े प्रबंधन गुरु के रूप में, मैनेजमेंट गुरु। आप मुझे बताइए आज की तारीख में रिसर्चर और मैनेजमेंट, इनोवेशन और मैनेजमेंट, इन दोनों में गुरुकुल के पढ़े हुए दो लोग किस तरह से भारत की संस्कृति में रचे बसे होने के कारण, भारत की योग और आयुर्वेद का ज्ञान होने के कारण, भारत की सनातन संस्कृति का बोध होने के कारण किस तरह से एक देदीप्यमान नक्षत्र की तरह लोगों के लिए उदाहरण बने हुए हैं। और उनके ही चेतना का प्रयास है और भारत सरकार की वैधानिक जामा है भारतीय शिक्षा बोर्ड, तो स्वाभाविक रूप से इसकी आत्मा में वही पुरुषार्थ है। वही पुरुषार्थ आएगा तो डेफिनेटली बच्चों के लिए भविष्य है। मैं अभिभावकों से, आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, अभिभावकों से या जो बाकी जनता देख रही है उनसे ये भी कहना चाहूँगा, यदि आपको इस कार्यक्रम को लेकर कोई सुझाव हो, कोई सवाल हो, तो आप हमारे ईमेल पे या जो कॉन्टैक्ट नंबर है उसमें आप डालें, ताकि आपके बाकी सवालों को शामिल करते हुए हम सर के साथ दूसरा पॉडकास्ट कर सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।